तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग लैंगिक जनन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, अर्थात उनमें कुछ कॉमन अवस्था देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि वार्षिक पौधे क्या होते हैं, द्विवार्षिक पौधे क्या होते हैं, 12मासी पौधे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ये सब क्या टर्म होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। लैंगिक जनन का सीधा और सरल मतलब ये होता है, और ये कुछ जीव करते भी हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में नर और मादा युग्मक दोनों प्रकार पाया जाता है, अर्थात वह एक जनक होकर भी लैंगिक जनन कर लेते हैं। तो ये कुछ फीचर है जिसको देखकर आप ये बता पाओगे ये फीमेल या फिर ये मेल अपने लैंगिक परिपक्वता वाले अवस्था में अर्थात प्रजनन अवस्था में। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी की इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वह है जीवों में जनन। ये इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर के 5 लेक्चर को पहले कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए उस 5 लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पीछे के 5 लेक्चर को देख पाओगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप वैसे विद्यार्थी हैं जो इस बैच पे चल रहे इस चैनल पे चल रहे इस बैच के बारे में नहीं जानते हो, मैंने क्लास 12th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं और हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए हमने बायोलॉजी का एक बैच लॉन्च किया है। और इस बैच का हमने नाम रखा है, आप देख पाओगे, बायो विजार्ड बैच। ये बायो विजार्ड बैच में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, वह भी चैप्टर वाइज। और हमने क्या किया है, इस चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है। अगर आप इस बायो विजार्ड बैच के बारे में और जानना चाहते हो कि ये बायो विजार्ड बैच आपका क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, तो इसके लिए हमने इस बैच का ओरिएंटेशन सेशन इसी चैनल पे लॉन्च किया है, वहां से आप देख पाओगे। तो आपको हम बता दें, ये जो जीवों में जनन है ये इसी बायो विजार्ड बैच का पहला चैप्टर है। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बायो विजार्ड बैच के पहले चैप्टर के छठे लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर की शुभारंभ करते हैं। और हम आपको बता दें, तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग लैंगिक जनन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, अर्थात उनमें कुछ कॉमन अवस्था देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है, कायिक अवस्था, जुवेनाइल फेज देखने को मिलता है, जिसे हम किशोरा अवस्था बोलते हैं। ऐसे ही प्रजनन अवस्था देखने को मिलता है, ऐसे ही बुढ़ापा अवस्था, वृद्धा अवस्था, जीर्णता भी जिसको बोलते हो आप, तो ये सभी अवस्था देखने को मिलता है उनमें जो लैंगिक जनन करते हैं। इसके साथ ही इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि वार्षिक पौधे क्या होते हैं, द्विवार्षिक पौधे क्या होते हैं, 12मासी पौधे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ये सब क्या टर्म होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं लैंगिक जनन का, कि लैंगिक जनन का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो ये स्लाइड पे मूव करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो आप पेपर और पेन लेकर मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलोगे। इस ब्लैंक स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लैंक स्लाइड में हम कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं, और आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग पीपीटी बनाए हैं वहां से आप नोट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले जब इस स्लाइड पे रहे तो आप अपने दिमाग को खोलकर मेरे साथ इस कंसेप्ट को सीखिएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम आपको बता दें कि हमने जब जनन टॉपिक को डिस्कस किया था इसी चैप्टर में, तो वहां पे हमने बताया था जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे संतति को जन्म देना। और अपने जैसे संतति को जन्म देने के लिए 2 प्रकार की विधि को हमने देखा था। पहला देखा था अलैंगिक जनन और दूसरा देखा था लैंगिक जनन। अलैंगिक और लैंगिक में जो मुख्य अंतर हम आपको बताए थे कि जिसमें युग्मक का संलयन हो रहा है, युग्मक आपस में मिलकर एक नया संतति को बना रहे हैं, तो इसको हम लोग लैंगिक जनन बोलेंगे। और युग्मक के संलयन से संतति नहीं बन रहा है या फिर युग्मक का संलयन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अलैंगिक जनन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के सभी प्रकार को हमने पढ़ लिया है। अब हम लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है इसको बताते हैं। लैंगिक जनन का सीधा और सरल मतलब ये होता है
कि युग्मकों के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति, एक नए जीव को जन्म देना विशेष करके लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, युग्मकों के संलयन से एक नए जीव को बनाना लैंगिक जनन कहलाता है। अब इस लैंगिक जनन की कुछ विशेषता को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आओ हम आपको इस लैंगिक जनन की कुछ विशेषता को बताते हैं। इस लैंगिक जनन की कुछ विशेषता, इस विशेषता को हम लोग इंग्लिश में फीचर के नाम से जानते हैं, फीचर। और ये फीचर किसकी होगी? ये फीचर होगी लैंगिक जनन की। सबसे पहले जो इसका फीचर है, सबसे पहले जो इसका फीचर है वह सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इसी के आधार पे हम लोग लैंगिक और अलैंगिक को सेपरेट करते हैं। वह है कि इसमें युग्मक का, इसमें युग्मक का, और युग्मक कहने का मतलब सीधा मतलब होता है नर प्लस मादा की बात हो रहा है। तो इसमें युग्मक का क्या होगा? इसमें युग्मक का संलयन होगा, युग्मक का संलयन होगा। युग्मक का संलयन कहने का मतलब है, युग्मक का संलयन कहने का क्या मतलब है? ये देखो, ये आपके सामने एक पिंक कलर से हम अंडाणु बना देते हैं। ये क्या हो गया? ये है बेसिकली अंडाणु। और एक येलो कलर से हम बना देते हैं शुक्राणु। ये हो गया शुक्राणु। इसमें एन लिखने का मतलब क्या है? एन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो संरचना है, ये दोनों संरचना अगुणित है, अर्थात इस दोनों में गुणसूत्र का एक एक सेट आया है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो इससे एक जीव का निर्माण होगा, इससे एक जीव का निर्माण होगा। इससे क्या होगा? एक जीव का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। तो इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा? इसमें युग्मकों का संलयन होगा। पहले तो ये फीचर है। दूसरा विशेषता इसका ये है कि जब ये युग्मक फ्यूज करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले युग्मक बनना तो चाहिए। इसका मतलब ये है इसमें युग्मक का निर्माण होगा, इसमें युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मक का निर्माण। इसमें इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, इधर कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर दो। चलो, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि युग्मक अपोजिट होनी चाहिए, अर्थात नर और मादा युग्मक मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें, इस लैंगिक जनन में दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। नर नर युग्मक बनाएंगे, मादा मादा युग्मक बनाएंगे। तो इस प्रकार के जनन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वह दो जनक करते हैं, अर्थात इसमें दो जनक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं। वैसे तो लैंगिक जनन के लिए विशेष करके दो युग्मक की आवश्यकता होती है, नर और मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक हो जाए तो आप एक जनक से भी लैंगिक जनन करवा सकते हो। और ये कुछ जीव करते भी हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में नर और मादा युग्मक दोनों प्रकार पाया जाता है, अर्थात वह एक जनक होकर भी लैंगिक जनन कर लेते हैं। तो नेसेसरी ये नहीं है, नेसेसरी है युग्मक का संलयन होना, नेसेसरी है युग्मक का संलयन होना। तो दो जनक भाग लेते हैं। चौथा स्टेप ये हो सकता है कि जैसे लैंगिक जनन जो था वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था, वही अगर हम अलैंगिक जनन जो था वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था। तो अगर हम लैंगिक की बात करें तो उसके कंपेयर में ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स होता है। स्लो के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में हम लोग जटिल प्रक्रिया बोलते हैं। तो लैंगिक जनन एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। अब जटिल प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है? स्लो प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी जीव में लैंगिक जनन होगा, अर्थात वह जीव लैंगिक जनन के द्वारा एक संतति को जन्म देंगे, तो वह एक प्रकार का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का फ्यूजन होगा, फिर युग्मक से एक नया संतति बनेंगे, और संतति बनने में बहुत समय लग जाता है। तो ये स्लो प्रोसेस के साथ साथ एक जटिल प्रोसेस भी है। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा ये जान लो आप, जैसे लैंगिक जनन में
क्लोन का निर्माण होगा या नहीं होगा, बताओ। क्या लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होगा? और लैंगिक में तो क्लोन का निर्माण हो रहा था। क्लोन क्या होता है? तो ये क्लोन अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं, उनके एकदम एग्जैक्टली फोटोकॉपी होते हैं, आकारिकी रूप से समान होंगे और अनुवांशिक रूप से समान होंगे। जबकि लैंगिक जनन में इस क्लोन का निर्माण नहीं होता है, इस क्लोन का निर्माण नहीं होता है। जो भी संतति जन्म लेंगे उस संतति में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, और उसमें और लैंगिक में विभिन्नताएं देखने को नहीं मिल रही थी, जबकि लैंगिक में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये कुछ मुख्य फीचर है, मुख्य विशेषता है किसके? लैंगिक जनन की। जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, जो भी बात हमको बताया आपको, वही बात हमने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आइए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्या बताएं कि लैंगिक जनन जनन की एक विधि है जिसमें दो जीव या फिर दो युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करता है? दो जीव या फिर दो युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं, उनका संयोग होता है या संलयन होता है, और इसी से क्या होता है? एक जीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है, और इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। यही बात तो हम आपको बताए हैं नेक्स्ट पीछे वाले स्लाइड में, यही बात तो हमने बताया आपको। दूसरा बात हमने ये आपको बताया था लैंगिक जनन की कुछ विशेषता। आइए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। चलो, पहला जो है इसमें दो जनक भाग लेता है, ठीक है, दो जनक भाग लेगा, ठीक है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक जनक से भी लैंगिक जनन कर लेते हैं, उसको भी बात करेंगे हम लोग। इसमें युग्मकों का संलयन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ये भी बात हमने बताया आपको। अगर विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो इसमें एडेप्टेशन की क्षमता बहुत अधिक होगी। यह एक जटिल तथा टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी बात बताया है। इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, क्लोन का निर्माण केवल अलैंगिक जनन की विशेषता है, तो क्लोन का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। उसके लिए हम लोग जो टर्म का यूज करते हैं वह यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। द्विलिंगी जीव के लिए हम लोग यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट ऐसे जीव होते हैं, इसमें लैंगिक जनन जो होता है वह एक जनक के द्वारा भी होता है, और ये देखने को मिलता है आपको टेप वर्म में, ये देखने को मिलता है टेप वर्म में, फीता वर्म में, ये देखने को मिलता है टेप वर्म में। मान ले ये जो टेप वर्म है, ये जो फीता कृमि है, ये आपके पेट में है, आपके गट में है। तो ये क्या गट से बाहर निकलकर, क्या ये गट से बाहर निकलकर किसी और जीव के साथ लैंगिक जनन करने जाएंगे क्या? क्या आपसे ये बोलेंगे क्या कि मैडम, भैया, सर, दीदी, आप हमको 5 मिनट का समय दो, हम आते हैं बाहर से लैंगिक जनन करके? तो इनके पास मजबूरी में कुछ और काम नहीं होता है। अगर ये फीता कृमि है तो ये मजबूरी में इनके पास मेल और फीमेल दोनों गैमिट है, तो ये मजबूरी में क्या करते हैं, अपने ही मेल फीमेल गैमिट को संलयन करके एक अलग फीता कृमि बना देते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं कि एक जनक से भी संतति उत्पन्न हो रहा है। इसको लैंगिक जनन इस कारण से बोले क्योंकि इसमें युग्मक का संलयन हो रहा है। अगर युग्मक का संलयन नहीं होता तो फिर इसको हम लैंगिक जनन की श्रेणी में नहीं डालते, और जब ये एक जनक से भी हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपवाद है। ये क्या है? ये अपवाद है। किसका? ये अपवाद है लैंगिक जनन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और इसको आप नोट करोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बताना चाहते हैं हम, आओ हम आपको बताते हैं। इससे पहले थोड़ा देर 2 सेकंड हम पानी पी लें। ध्यान देना, जो भी जीव लैंगिक जनन करेंगे, देखो क्या लिख रहे हैं हम, थोड़ा आराम आराम से लिखना, आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हो बढ़ा के। जो भी जीव लैंगिक जनन, ध्यान देना क्या बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी जीव लैंगिक जनन करेंगे उनमें कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, और उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फेजेज। उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फेजेज। उसमें 3 फेज देखने को मिलता है जो कॉमन होता है। फेजेज को बोलते हैं अवस्था। उनमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलता है,
और इस 3 अवस्था में सबसे पहले जो अवस्था है उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले जो अवस्था है इस अवस्था के लिए हम लोग यूज करते हैं कायिक अवस्था। इसको बोलते हैं कायिक अवस्था। और कायिक अवस्था को इंग्लिश में हम लोग वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। कायिक अवस्था को हम लोग वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी वेजिटेटिव फेज का एक और नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जुबिनाइल फेज। क्या होता है अभी बताएंगे हम आपको। इसी को बोलते हैं जुबिनाइल फेज। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलना। जुबिनाइल फेज, जिसे आप हिंदी में किशोरा अवस्था के नाम से जानते हो। इस जुबिनाइल फेज को आप किशोरा अवस्था के नाम से जानते हो। तो ये है पहली अवस्था देखने को मिलती है। दूसरी अवस्था जो देखने को मिलती है उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रजनन अवस्था। इंग्लिश में इस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। और 3 नंबर में जो हमें अवस्था देखने को मिलती है उसे बोलते हैं सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धा अवस्था। हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धा अवस्था, या इसी को शायद हम लोग जीर्णता भी बोलते हैं। जीर्णता। तो जो भी जीव लैंगिक जनन करेंगे उसमें कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। कॉमन पैटर्न कहने का मतलब है उसमें कुछ फेजेस देखने को मिलेगा, और 3 फेज देखने को मिलता है। पहला है कायिक अवस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। ये जो कायिक अवस्था जो आप शब्द देख रहे हो ये विशेष करके हम लोग प्लांट के केस में यूज करते हैं। कायिक अवस्था का उपयोग हम लोग प्लांट के केस में करते हैं। प्लांट कहने का मतलब है पौधों के केस में हम लोग कायिक अवस्था शब्द का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है कायिक अवस्था अभी बताएंगे आपको। और ये जो जुबिनाइल फेज है ये विशेष करके हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। अगर एनिमल की बात की जाए तो उसमें यूज करेंगे जुबिनाइल किशोरावस्था, और अगर प्लांट की बात की जाए तो उसमें हम लोग यूज करेंगे कायिक अवस्था। अब रिप्रोडक्टिव दोनों में सिमिलर होता है। अब ये क्या होता है फेज, आओ इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, ध्यान देने वाली बात क्या है सुनना। ये जो नाम बता रहा किशोरावस्था, एक बात बताओ, जो भी जीव लैंगिक जनन करेंगे तो क्या वे डायरेक्ट आज उनका जन्म हुआ और आज वे बच्चा पैदा करने की क्षमता रखेंगे? क्या वे आज पापा बनने की क्षमता उनके पास है? नहीं, पहले उनको किशोरा अवस्था से गुजर के प्रजनन अवस्था में पहुंचना होगा। अगर किसी सीड की बात करें, अगर हम एक सीड लगाएं और इस सीड से एक छोटा सा प्लांट आया, क्या इस प्लांट से एक नया प्लांट बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। सबसे पहले इस सीड से जो प्लांट बने उस प्लांट को कायिक अवस्था को पार करके इस प्रजनन अवस्था में आना होगा। अब ये कायिक अवस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, तो इस अवस्था में विशेष करके जो भी एनिमल होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं, वे वृद्धि करते हैं, वे परिपक्व होते हैं। तो इसका मतलब ये है जन्म से लेकर के लैंगिक परिपक्वता आने तक की बीच का जो अवधि होता है, लैंगिक परिपक्वता कहने का मतलब है कि आपका जब तक दाढ़ी मूछ नहीं आ जा रहा है, जब तक आपका कंधा चौड़ा नहीं हो जा रहा है, जब तक आपका आवाज भारी नहीं हो जा रहा है, तब तक आप में लैंगिक परिपक्वता नहीं आई है। और ये लैंगिक परिपक्वता जब आएगी तो आप में बॉडी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, और ये परिवर्तन के आधार पे ही लोग बोलता है कि अब आप प्रजनन अवस्था में एंटर मार चुके हो, अब आप एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखते हो। वैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में भी जब प्रजनन अवस्था आएगा, लैंगिक परिपक्वता आएगा, तो उनके शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे मासिक चक्र शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा।
पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, उनका जो हिप होता है, हिप मतलब कुल्हा, वह चौड़ा हो जाएगा, ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा, ब्रेस्ट का, स्तन का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर है जिसको देखकर आप ये बता पाओगे ये फीमेल या फिर ये मेल अपने लैंगिक परिपक्वता वाले अवस्था में अर्थात प्रजनन अवस्था में है। उसके पहले अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में अगर फ्लावर आ जा रहा है, फूल आ गया है, तो आप इसको देखकर ये बता पाओगे ये जो प्लांट है ये अपने लैंगिक परिपक्वता वाले अवस्था अर्थात प्रजनन अवस्था में एंटर कर चुका है। जब तक फूल नहीं आया, जब तक मूछधारी नहीं आया, जब तक मासिक चक्र शुरू नहीं हुआ, जब तक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ, जब तक आवाज भारी नहीं हुआ, जब तक हिप चौड़ा नहीं हुआ, तब तक वह व्यक्ति, वह मेल या वह फीमेल अपने प्रजनन अवस्था में नहीं एंटर मारा। तो क्या होता है ये कायिक अवस्था, क्या होता है प्रजनन अवस्था, क्या होता है सेंसेंट फेज, इसको हम जानते हैं। आओ देखो क्या बात बोला जा रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले जो भी जीव लैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन में तीन मुख्य अवस्थाएं होती है। बहुत बढ़िया। पहला को बोलते हैं किशोरा अवस्था। अब ये बताओ किशोरा अवस्था किस लिए यूज करेंगे, तो किशोरा अवस्था शब्द का उपयोग करते हैं हम लोग एनिमल के केस में, जंतु के केस में। ये जन्म से लेकर लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने तक का समय होता है। ये तो बात आपको बताया है अभी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होता है। जानवर के लिए इसे किशोरा अवस्था और पौधों के लिए इसे कायिक अवस्था कहा जाता है। बहुत बढ़िया बात है। अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा। इस फेज में, वेजिटेटिव फेज में प्लांट में स्टेप डेवलप होंगे, इनमें रूट डेवलप होगा, इनमें क्या डेवलप होगा, रूट हो गया, स्टेम हो गया। इसमें देखो प्रजनन अवस्था में, रिप्रोडक्टिव फेज में, यह वह अवस्था है जिसमें जीव प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है, प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है। अब सक्षम होगा ये कैसे पता चलेगा आपको, तो ये क्लियर कट आप मेल में देख पाओगे कि वह प्रजनन अवस्था में एंटर मार चुका है। फीमेल में ये आप आसानी से देख पाओगे कि वह फीमेल प्रजनन अवस्था में एंट्री मार चुकी है। फीमेल की बात करें तो महिलाओं में यह अवस्था 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक रहती है। वही मेल की बात किया जाए तो 12 से 14 से लेकर ये लास्ट तक रहता है। ठीक है, तो मेल में जब ये मासिक चक्र शुरू हो रहा है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं, और जब रुक जाए उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ये अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे, पहले ये जान लो। तीसरा जो अवस्था है इसे हम लोग बोलते हैं वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में क्या होता है, आदमी जो होता है वो बूढ़ा हो जाता है, और जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो फिर उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, एजिंग आनी शुरू हो जाती है, इनके ऑर्गन फेलियर का चांस काफी बढ़ जाता है। देखना, प्रजनन अवस्था के बाद और मृत्यु तक के जो समय होता है, बाद वृद्धावस्था आती है, अर्थात मृत्यु से पहले की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है। इस दौरान चयापचय दर अर्थात मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और शरीर के अंग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय होने लगते हैं। इसी अवस्था में ऑर्गन फेलियर का भी चांस काफी अधिक होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये तीन फेज है जो प्लांट में या फिर एनिमल में, अर्थात सीधा अगर बात बोले तो जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें ये अवस्था देखने को मिलता है, वह चाहे हम हो या फिर प्लांट हो। इसको आप नोट कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और हम अब आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि अब हम कुछ प्लांट के बारे में जानेंगे। एक प्लांट वार्षिक पौधे क्या होते हैं, दूसरे प्लांट द्विवार्षिक पौधे क्या होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वह 12 मासी पौधे क्या होते हैं। ये जो तीन प्रकार के पौधे हैं, ये इसको हम तीन भाग में क्यों बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, तो मेरा आधार होता है उनमें ये वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के लेंथ के आधार पे हम पौधों को तीन भाग में बांट देते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव अर्थात कायिक अवस्था, वेजिटेटिव बोल रहे हैं तो ये प्लांट की बात है। वेजिटेटिव फेज और वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज
कि लेंथ के आधार पर, रिप्रोडक्टिव फेज के लेंथ के आधार पर, रिप्रोडक्टिव फेज के लेंथ के आधार पर, किसके आधार पर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखना आप। पहला तो ये रिप्रोडक्टिव फेज और दूसरा ये वेजिटेटिव फेज। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, पौधों को, इसके आधार पे क्या करते हैं, पौधों को हम पौधों को कितने भाग में, 3 भाग में, पौधों को 3 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है तो सुनना, पौधा को हम 3 भाग में बांट देते हैं, उस पौधा में वेजिटेटिव फेज का लेंथ देखकर और उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का लेंथ देखकर। इसके आधार पे हम पौधों को 3 भाग में बांट देते हैं। पहला जो पौधा होता है, उस पौधा के लिए हम लोग यूज करते हैं वार्षिक पौधे, वार्षिक पौधे, एनुअल प्लांट, वार्षिक पौधे, एनुअल प्लांट। दूसरा यूज करते हैं बाइनियल प्लांट, द्विवार्षिक पौधे, बाइनियल प्लांट, द्विवार्षिक पौधे, बाइनियल प्लांट। और तीसरे का होगा पेरिनियल प्लांट, जिसे हम लोग यूज करते हैं 12 मासी पौधे, 12 मासी पौधे। तो ये 3 प्रकार के जो पौधे हैं वे किस आधार पे बांटे गए हैं, ये बांटे गए हैं कायिक अवस्था और प्रजनन अवस्था के लेंथ के आधार पे। अब सुनना, वार्षिक पौधे वैसे पौधे होते हैं, वार्षिक पौधे वैसे पौधे होते हैं जिनमें कायिक अवस्था, वार्षिक पौधे वैसे पौधे होते हैं जिसमें कायिक अवस्था और प्रजनन अवस्था दोनों एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है, एक ही साल में कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें ये ग्रोथ भी कर जाते हैं, फल फूल भी दे देते हैं और मर भी जाते हैं एक ही सीजन में। एक ही सीजन में फल भी दे देंगे, फूल भी दे देंगे, ग्रोथ भी कर जाएंगे और मर भी जाएंगे। तो ऐसे पौधे को हम लोग वार्षिक पौधे कहते हैं, एनुअल प्लांट कहते हैं। वही बात की जाए द्विवार्षिक पौधे की, तो इसमें पहला सीजन में या फिर पहले साल में इन प्रकार के पौधों में वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है, अर्थात ये वृद्धि करते हैं, इनमें स्टेम डेवलप होता है, इसमें रूट डेवलप होता है, ठीक है। और दूसरा जो सीजन होता है उसमें फल और फूल आते हैं और ये फिर से मर जाते हैं। तो इसमें मृत्यु तो होगी, इसमें भी मृत्यु होगी। तो पहले सीजन में ही ये सब काम कर लेंगे, अपने पूरे जीवन काल को कंप्लीट कर लेंगे, जबकि ये अपने वेजिटेटिव फेज को एक सीजन में और दूसरे सीजन में ये रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करते हैं, फिर इनकी डेथ होती है। वही बात करें 12 मासी पौधे की, तो 12 मासी पौधे में जो वेजिटेटिव फेज होता है, जो कायिक अवस्था होता है, वह 2 साल से ज्यादा देखने को मिलता है, अनेक साल को देखने को मिलता है। तो ऐसे पौधे को हम 12 मासी पौधे बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट बोलते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल लर्न करते हैं और इसकी भाषा को देखते हैं। एग्जाम में अगर ये प्रश्न बनते हैं तो फिर आप क्या लैंग्वेज लिखोगे। हाँ देखो, पौधों में उनमें पाई जाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कायिक तथा प्रजनन अवस्था के समय अवधि के आधार पे, किसके आधार पे, कायिक तथा प्रजनन अवस्था के समय अवधि के आधार पे हमने पौधों को कितने भाग में बांट दिया है, तो पौधों को 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग है वार्षिक पौधे, जिसे एनुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। एनुअल प्लांट वैसे पौधे हैं, एनुअल प्लांट जो हैं, एनुअल जो प्लांट है वे वैसे पौधे हैं जो अपना कायिक और प्रजनन अवस्था, जो अपना कायिक और प्रजनन अवस्था एक ही सीजन में, देखो एक ही सीजन या एक ही साल के अंदर पूरा कर लेते हैं और फिर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे पौधे को हम लोग बोलते हैं वार्षिक पौधे। इसका एग्जाम्पल लर्न कर लेना, गेहूं, धान, टमाटर, मक्का, जौ, ईख, ये क्या होते हैं, एक ही सीजन में इनमें कायिक अवस्था भी आ जाता है, अर्थात इसके बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं और एक ही सीजन में फल फूल आ जाते हैं और उसको हम लोग काट के
हटा देते हैं। तो ये होते हैं वार्षिक पौधे। ऐसे ही होता है द्विवार्षिक पौधा। द्विवार्षिक पौधा क्या होगा, तो पहले सीजन में तो ये वृद्धि करेंगे और दूसरे सीजन में फल फूल आएंगे फिर मरेंगे। तो इनका जीवन चक्र 2 साल या 2 सीजन में पूरा होता है। 2 साल बोलो या 2 सीजन बोलो, ठीक है। पहले साल में वृद्धि होती है, देखो पहले साल में क्या होगी, वृद्धि होती है और दूसरे साल में फल फूल आते हैं और फिर मर जाते हैं। एग्जाम्पल याद करना, गाजर, मूली, ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है द्विवार्षिक पौधे की। वही बात करें हम 12मासी पौधे की, तो 12मासी पौधे में जो कायिक अवस्था होता है वह 2 साल से अधिक का होता है और इसका एग्जाम्पल याद करना आम और लीची। एक बात आपको बताते हैं, ये वार्षिक पौधे को ध्यान से देखना। वार्षिक पौधा में फूल कितने बार आ रहा है, फूल तो केवल एक ही बार आ रहा है। अगर एक ही सीजन में वृद्धि भी कर जा रहे हैं, फल फूल भी दे रहे हैं, तो फल एक ही बार तो आया फिर तो मर जा रहे हैं। अगर द्विवार्षिक को देखा जाए तो द्विवार्षिक में पहले सीजन में वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे सीजन में फल फूल दे रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं। तो फल तो एक ही बार दे रहे हैं, फल एक बार दे रहे हैं। इसी कारण से ये जो वार्षिक पौधे और द्विवार्षिक पौधे होते हैं, इसे हम मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत भी रखते हैं। ये जो वार्षिक पौधे और द्विवार्षिक जो पौधे होते हैं, इसी कारण से इसे हम लोग मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, देखो क्या बात बोला गया। इस वार्षिक पौधे में फूल कितने बार आएगा, फल कितने बार आएगा, एक बार आएगा। इसमें भी एक बार आएगा क्योंकि एक सीजन में तो ये ग्रोथ कर रहे हैं और दूसरे सीजन में फल फूल दे रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं। तो फल तो एक ही बार आया, इसमें देखो एक ही सीजन सब कंप्लीट हो गया, तो फल तो एक ही बार आया। इसी कारण से ये दोनों को हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत रखते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। अब मोनो का मतलब क्या होता है बताओ, मोनो का मतलब होता है मोनो, मोनो मतलब एक, कार्पिक का मतलब होता है फल, अर्थात ये फल कितने बार देते हैं, एक बार देते हैं। इसी कारण से इसे हम लोग मोनोकार्पिक फल बोलते हैं। अब ये 12मासी की बात करें तो ये 12मासी मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं, मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और ये पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और ये पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक का बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको लर्न करने की आवश्यकता है। इसमें याद रखना बंबू, जो बंबू है इसका जीवन चक्र जो होता है वो लगभग 50 से 100 वर्षों का होता है, 50 से 100 वर्षों का होता है, लेकिन इसमें भी फल फूल एक बार आते हैं। इसी कारण से ये मोनोकार्पिक है। और एक और जिसपे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है वह है नीला कुरेंजी, वह है नीला कुरेंजी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसमें जो फूल फल आते हैं, फूल आते हैं वह 12 वर्ष में एक बार आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके क्या होंगे, आम हो जाएंगे, लीची हो जाएंगे, ये क्या है, ये सभी पॉलीकार्पिक है, अर्थात इसमें जो इनका वेजिटेटिव फेज होता है वह 2 साल से ज्यादा का होता है और इसके बाद फल फूल बार बार आते रहते हैं। चलो ये बात हम लिखे आपके सामने, हाँ ये बात तो यहाँ पे नोट पर लिखा गया है। वार्षिक तथा द्विवार्षिक पौधे मोनोकार्पिक होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, वार्षिक में गेहूं और धान आ गया, एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। द्विवार्षिक में गाजर मूली आ गया, अर्थात ये पहले सीजन में तो वेजिटेटिव फेज आता है और दूसरे सीजन में ये फल फूल देते हैं। ये 12मासी पौधे हैं, आम है, लीची है, ये क्या है, 12मासी पौधे होते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है। ऐसे तो हम बता दिए, मोनो मतलब एक बार फल आए तो मोनोकार्पिक बोलेंगे। फिलहाल देख लो, ये पौधे अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार फूल फल और बीज देते हैं, यही बात बताया गया है, एक ही बार देगा और उसके बाद क्या हो जाएंगे, और उसके बाद मर जाते हैं। एक बार देंगे और मर जाएंगे। कुछ 12मासी पौधे भी, कुछ 12मासी पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे एग्जांपल लर्न करना बंबू और नील कुरेंजी। हाँ, वार्षिक और द्विवार्षिक तो मोनोकार्पिक ही है, लेकिन कुछ 12मासी पौधे भी होते हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, हम बता भी हैं आपको। पहला बंबू, बंबू क्या होता है, बांस, जो 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्प आते हैं इसमें, तो एक बार आ रहा है तो क्या होंगे, मोनोकार्पिक हो जाएंगे। वही बात करें नील कुरेंजी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वह नाम है एस्ट्रोबिलैंथस, प्रोनाउंसिएशन करना साथ में
एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना। क्या नाम है? नील कुरंजी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना, जो लगभग 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं। अर्थात इसमें पुष्पन की क्रिया एक बार होती है और ये होती है सितंबर से अक्टूबर माह में। हाँ, ये आप लिखा तो है, सितंबर से अक्टूबर माह में खिलते। ये फूल कब खिलते हैं? सितंबर से अक्टूबर माह में। एक बार खिला था 2006 में, फिर खिला था 2018 में। चलो, तो इनके रंग, फूल का रंग क्या होता है? फूल का रंग होता है नीला, इसे नाम है नीला कुरंजी। तो ये बात है मोनोकार्पिक का। आप पॉलीकार्पिक को भी देख लेते हैं। पॉलीकार्पिक क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं बहुफली। ये अपने जीवन काल में एक से ज्यादा बार फूल और फल देते हैं। फूल और फल देते हैं। एग्जाम्पल लर्न करना, आम, सेब, नारंगी, लीची, अमरूद, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल है। ठीक है। ज्यादातर 12मासी पौधे जो होते हैं वे बहुफली होते हैं। कुछ 12मासी पौधे मोनोकार्पिक होते हैं, जिसको हम लोग देख भी किए हैं, बम्बू और एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना। ठीक है। तो ये आपको अगर क्लियर है कि प्लांट में जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें कौन कौन अवस्था देखने को मिलता है, या फिर जीव में कौन अवस्था देखने को मिलता है, फिर प्लांट को किसके आधार पे हम लोग द्विवार्षिक पौधे में डिफ्रेंशिएट कर दिए, वार्षिक पौधे में कर दिए और 12मासी में कर दिए, फिर पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है और मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, मोनोकार्पिक के अंतर्गत कौन कौन प्लांट आते हैं और पॉलीकार्पिक के अंतर्गत कौन प्लांट आते हैं। अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, आइए आगे हम सीखते हैं। आगे कुछ टर्म है, आगे कुछ टर्म है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक टर्म का नाम है सीजनल ब्रीडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौसमी प्रजनक। क्या है? सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक, ये जीव एक निश्चित मौसम में ही प्रजनन करते हैं। और कब करते हैं? जब स्थितियां इनके अनुकूल होती है। तो मौसमी प्रजनक वैसे प्रजनक होते हैं, वैसे जीव होते हैं जिनको अगर बच्चा पैदा करना है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, एक सर्टेन फेज आएगा, एक सर्टेन मौसम आएगा, उस दौरान ही ये बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि उस समय स्थितियां इनके अनुकूल होती है। अब मानव तो हर हमेशा बच्चा पैदा कर सकता है, इसके लिए किसी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मानव को अपने बच्चों को पालन पोषण करने की अनुभव होता है। जबकि बच्चे को, जब बर्ड है, मान लो बर्ड है, तो क्या बर्ड ज्यादा गर्मी में अपने बच्चे को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज्यादा ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा? तो ये बर्ड जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, आप देखोगे कि जब भी फरवरी मार्च का महीना आता है, हल्का बसंत ऋतु जब आता है, तो ये आपके घर में गौरैया देखे होगे, ये खोता लगाता है, जिसको हम लोग घर बनाना बोलते हैं। ये घर बनाता है, बेसिकली वह घर अपने रहने के लिए नहीं बनाता है। हम आपको बता दें, जो गौरैया आपके घर में जो घर बनाता है, जो खोता बनाता है, वह रहने के लिए नहीं बनाता है, वह अपने बच्चे को, वह अपने अंडे को देने के लिए बनाता है। कब? फरवरी से मार्च महीने में, क्योंकि उस समय की जो वातावरण होती है, जो मौसम होती है, उस बर्ड के अनुकूल होती है। इसी कारण से ऐसे जीव को हम लोग मौसमी प्रजनक बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल लर्न करना, एग्जाम्पल में गाय, भैंस, पक्षी, ये सभी क्या है? मौसमी प्रजनक है। ये नहीं कि कभी बच्चा पैदा कर जाएंगे। वैसे बात होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यू लगे हुए हैं। अब एग्जाम्पल देख ले, मानव की हमेशा लगा हुआ है, जब मर्जी तब बच्चा पैदा कर सकता है। अर्थात ये जीव अपने पूरे जीवन काल में प्रजनन के लिए क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो ये दो टर्म था, मौसमी प्रजनन और सतत प्रजनन। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे प्रजनन चक्र क्या होता है, और प्रजनन चक्र के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन में घटने वाली घटनाओं के बारे में। तो हमको लगता है 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, जिसमें हम लोग जीवों में जनन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।